नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिवाजी जो महाराज थे उनकी राजस्व व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मराठा शासन में चौथ का क्या मतलब होता था? तो मराठा जो शासन था उसमें चौथ का मतलब क्या होता था? तो इसका सही उत्तर है पड़ोसी राज्यों में शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अंग्रेजों द्वारा कर के बारे में आपको कल ही सारा एक वीडियो में डाला गया है, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए थे। किसने सबसे पहला लगाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया गया था। तो शिवाजी का है। शिवाजी के बारे में आपको बता दें, जो शिवाजी का जन्म है यह कब हुआ था? तो इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? पूना के निकट शिवने के दुर्ग में तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? इनकी माता का नाम आपको पता ही है, जीजाबाई। और इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मराठों के बारे में विस्तृत रूप से सबसे पहले इतिहास लिखने वाले इतिहासकार का क्या नाम था? तो शिवाजी के द्वारा जो सबसे पहले इतिहास लिखा गया था उसी इतिहासकार का नाम क्या था? तो उत्तर रहने वाला है ऑप्शन ए, ग्रांट डफ। इन्होंने विस्तृत रूप से इनके बारे में इतिहास लिखा था। मराठा काल में दानाबंदी को क्या कहा जाता था? तो मराठा काल में जो दानाबंदी है उसका अर्थ क्या होता था? कनकूत, भागवत, चुकन या मिरासी। तो मराठा काल में दानाबंदी का जो अर्थ है इसका मतलब होता था कनकूत। तो कनकूत को दानाबंदी कहा जाता था। भागवत का अर्थ रहता है बगीचा भूमि। चुकन का अर्थ रहता है सीमा शुल्क। जो चुकन है उसका अर्थ है आपका जो सीमा पर शुल्क लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उसको चुकन कहते थे। मिरासी का अर्थ होता था कब? मराठा काल के अंदर। तो मिरासी का अर्थ है यहाँ पर किसानों के भूमि पर अधिकार। तो जो किसानों पर भूमि के अधिकार होते हैं उनको मिरासी बोला जाता था। किसानों के भूमि पर अधिकार। अगला प्रश्न, मराठा दक्खन राज्य में राजस्व वसूल करने वाला मध्य श्रेणी के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो जो मध्य श्रेणी का जो अधिकारी रहता था, जो कि मराठा साम्राज्य कह सकते हैं या फिर आप दक्खन राज्य उसको कह सकते हो, जब उसमें जो टैक्स वसूल करने वाला मध्यम श्रेणी का जो अधिकारी रहता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको कमा विस्तार के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहने वाला है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। कनकूत का क्या मतलब है? तो अभी आपको बताया ही है। कनकूत का मतलब होता है मराठा काल में दानाबंदी। और पटेल एक उपाधि है। महाल क्या होता है? तो महाल जो होता है, महाल का मतलब रहता है एक राजस्व इकाई का निर्माण होता है। राजस्व इकाई का निर्माण, तो उसमें क्या रहता है? इसमें कई गांवों को मिलाकर किया जाता है। तो जो राजस्व इकाई है इसका निर्माण कैसे किया जाता है? तो कई गांव को मिलाकर। नेक्स्ट है, बलूता प्रणाली का क्या अर्थ है? बलूता प्रणाली का जो क्या अर्थ है यहाँ पर आपको ये बताना है। तो बलौता प्रणाली क्या थी? तो यह एक अय्यगार की तरह की एक प्रणाली थी जो मध्यकाल के दौरान पश्चिमी भारत तथा दक्कन में प्रचलित थी। तो कहाँ प्रचलित थी ये? तो यह एक तरह की अय्यगार की तरह की एक प्रणाली थी जो मध्यकाल तथा उसके दौरान दक्कन में प्रचलित थी। राजस्व इकाई का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया जाता। तो ऑप्शन यहाँ पर ठीक है इसका ए,
अच्छा, अब आपको बताएं, राजस्व इकाई का निर्माण कई गांव को मिलाकर किया जाता था। इसको अभी आपको बताया है मैंने, क्या कहते थे इसको महाल कहते थे मराठा काल में। यह विशेष ग्रामीण परिवारों में निर्धारित अधिकारों तथा दायित्वों की परस्पर प्रणाली थी। तो मराठा काल में इसका जो ये जहाँ पर ग्रामीण परिवारों में निर्धारित अधिकार और दायित्व जहाँ पर एक परस्पर प्रणाली थी, इसको जजमानी प्रणाली के नाम से जाना जाता था। जजमानी प्रणाली। मराठा राज्य में जो वेतन के रूप में जमीन दी जाती तो उसको क्या कहते थे? तो उसको जागीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको जागीर, या फिर इसको सरजाम के नाम से भी जाना जाता था, तो जो वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी। अगला प्रश्न है, दक्कन राज्य में सेना नायकों को सेना के रख रखाव के लिए दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो जो दक्कन राज्य था, यानी कि जो मराठा राज्य था, जब जो सेना नायक थे उनको सेना के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी, जो जमीन दी जाती थी, उसको क्या कहा जाता था? सायरा महाल, इनाम, जियारत या मिरासी? तो ये देखिए, यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत हैं, इनमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि जो इनाम है, इनाम का मतलब यहाँ पर रहता था मराठा दक्कन राज्य में जब दिया जाता तो इनाम का मतलब यहाँ था ये राजस्व मुक्त जो थी, राजस्व इसका मतलब था यहाँ पे राजस्व मुक्त भू अनुदान, और जियारत का यहाँ पर मतलब है खेती की भूमि, सायरा महाल का मतलब होता है राजस्व क्षेत्र से, मिरासी आपको भी पहले भी बताया था, किसानों की भूमि पर अधिकार। तो जो दक्कन राज्य में सेना नायकों को जो रखरखाव के लिए दी वाली भूमि थी उसको क्या कहा जाता था? इसका यहाँ पर ये सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। सही उत्तर है इसका आपका रहेगा असरा या मोकामा, इसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सही उत्तर इसका रहेगा असरा, या उसको मोकामा भी कहते थे। क्या कहते थे? या तो असरा कह देते थे या मोकामा, इन दोनों में से एक रहेगा। दक्कन राज्य आएगा यहाँ पर या मराठा आएगा? दक्कन राज्य में वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो आपको पहले भी बताया था अभी, जो वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी उसको जागीर कहा जाता था। इनाम का मतलब क्या है? तो इनाम का मतलब यहाँ था जो राजस्व मुक्त भूमि अनुदान भूमि कहलाती थी उसको इनाम कहा जाता था। कनकूत का मतलब क्या है? मराठा काल में जो दानाबंदी थी उसको कनकूत कहा जाता था। मिरासी का मतलब आपको बताया है किसानों के भूमि पर अधिकार, ये सब आपको पहले अभी बताया गया। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पर क्या है? जागीर है। वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि जागीर। मराठा काल में माल ओ जिहाद का क्या अर्थ होता है? तो जो मराठा कालीन रहा है समय, उसमें माल ओ जिहाद का क्या अर्थ है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए, आप उत्तर देकर देखिए, साथ ही आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे जो ये सीरीज़ है किस तरह की लग रही हैं, आपको हमारे प्रश्न कैसे लग रहे हैं। तो जो मराठा काल में मालो जिहाद है, इसका अर्थ होता था राजस्व क्षेत्र। क्या होता है इसका अर्थ? राजस्व क्षेत्र। भू राजस्व कर क्या होता है? तो भू राजस्व कर देखिए, इसको राजस्व क्षेत्र जो होता है, राजस्व क्षेत्र का अर्थ तो यहाँ पर होता है जो सायरा महाल, राजस्व क्षेत्र बोला जाता है सायरा महाल को।
सीमा शुल्क का मतलब होता है यहाँ पर चुकन से। किसानों के भूमि पर अधिकार, तो ये आपको बार बार बता रही हूँ, मिरासी। तो ये है बचा क्या, भू राजस्व कर। तो माल और जिहाद का क्या अर्थ रहेगा, तो इसका अर्थ रहने वाला है ऑप्शन ए ठीक है यहाँ पर, भू राजस्व कर। मराठा राज्य में मापने की एक जो 5 हाथ और 5 मुखी लंबी होती थी, 5 हाथ और 5 मुखी नहीं होगा यहाँ पर, ये रॉन्ग लिखा गया है यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है, मुट्ठी यहाँ पर आना चाहिए था। 5 मुट्ठी लंबी, यहाँ पर क्या आएगा, 5 मुट्ठी लंबी थी, क्या कहलाती थी, तो क्या थी, तो जरीब, झंडी, काठी या पगोड़ा। तो आपको ये बताना है। तो पगोड़ा क्या है, पगोड़ा एक जो मराठा साम्राज्य था उसमें क्या थी, स्वर्ण मुद्रा थी। ये स्वर्ण मुद्रा थी जो मराठा कालीन, उसको पगोड़ा कहा जाता था। यह तो स्वर्ण मुद्रा थी। झंडी, झंडी आपको बताया गया जो आज भी नाप में इस्तेमाल की जाती है। एक 12 फुट का बांस रहता है जिसके द्वारा ज़मीन की नपाई की जाती है। क्या की जाती है, 12 फुट का क्या होता है, ये बांस रहता है जो आज भी प्रचलन में है। ज़मीन के नाप के लिए 12 फुट का बांस होता है ये। जरीब, जरीब एक चेन होती थी जो कि पहले शेरशाह सूरी के टाइम में आई थी। पहले ये रस्सी से, जो सन की रस्सी होती थी उससे बनती थी। उसके बाद जब अकबर के टाइम में जो जरीब है, यह लोहे के एक चैन रहती थी, लोहे की चैन होती थी जिसे जरीब कहा जाता था, और उसके द्वारा भूमि की पैमाइश की जाती थी। तो एक ही बचा आपके पास, क्या बचा, काठी। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, मराठा राज्य में मापने की एक जो 5 हाथ और 5 मुट्ठी लंबी होती थी, क्या कहलाती थी, तो उसको काठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, काठी। परगने से छोटी इकाई को क्या कहा जाता था, तो जो परगने से छोटी इकाई है उसको क्या कहते थे, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही उत्तर रहने वाला ए, तरफ या करियत। क्या कहते थे, जो परगने से छोटी इकाई होती थी भूमि की, उसको तरफ या करियत कहा जाता था। पगोड़ा अभी आपको बताया, पगोड़ा क्या होता है, स्वर्ण मुद्रा जो मराठा काल में चलती थी। रुक्का, रुक्का का मतलब जो होता था, यह भी एक तरह की मुद्रा है। यह किसकी बनती थी, यह तांबे की मुद्रा होती, तो यह तो स्वर्ण मुद्रा थी। रुक्का यह तांबे की बनी हुई एक मुद्रा थी जो मराठा काल में प्रचलित थी। टका, टका जो होता है 1 रुपये का 1/4 अंश रहता था। टका किसको कहते थे, 1 रुपया जो आपको, अगर आपको पता है तो 1 रुपये का जो 1/4 हिस्सा, 1/4 जो हिस्सा रहता है रुपये का, उसको टका कहा जाता है। तो परगने से छोटी इकाई को तरफ या करियत कहते हैं। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी, आपको यहाँ पर ये बताना है। मराठा, भू राजस्व प्रथा, कुतुबशाही या सभी से। तो जो यह प्रथा थी यह किससे संबंधित थी, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है, मराठा से संबंधित अगर हम पढ़ रहे हैं तो यह है मराठा भू राजस्व प्रथा थी। क्या थी, मराठा भू राजस्व प्रथा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था, नायक, पटेल, आयंगर या कुलकर्णी। तो शिवाजी के शासनकाल में जो अधिकारी टैक्स वसूल करता था भूमि का, उसको क्या कहा जाता था, तो इसको नायक कहते थे। क्या कहते थे इनको, नायक इनको कहा जाता था। अच्छा, शिवाजी का जो राजस्व व्यवस्था थी उस टाइम में कितनी तरह के जो इनके प्रधान थे, वो कितनी तरह थे, तो शिवाजी के जो थे अष्ट प्रधान थे इनकी सेना के अंदर। कितने थे, अष्ट प्रधान।
अष्टप्रधान होते थे इनके टाइम में। वो अष्टप्रधानों को क्या क्या नाम थे उनको, उनमें पेशवा, पेशवा। इनका कार्य क्या होता, जो पेशवा होते थे यह इनका सबसे ऊंचा पद होता था। मराठाओं में सबसे ऊंचा पद किसका था, वह पेशवा का था। यह क्या था, ये राजा का राज्य, जो राजा का राज्य का प्रधानमंत्री होता था। पेशवा का मतलब यहाँ क्या था, प्रधानमंत्री। तो यह पेशवा मतलब प्रधानमंत्री था। दूसरा इनका था मजूमदार या अमात्य, इनको कहा जाता था। मजूमदार या अमात्य, इनके अष्टप्रधान की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर आपसे। इनका क्या होता था, तो ये जो थे, ये क्या काम था इनका, मजूमदार या अमात्य का, ये जो वहाँ पर राज्य में जो आय और व्यय का जो होता था, आय और व्यय होती थी वहाँ पर, उसका लेखा जोखा रखता था। क्या करता था, लेखा जोखा रखना इसका काम था। उसके बाद था बकिया नवीस, एक इसमें एक उपाधि इन्होंने दी थी बकिया नवीस की। बकिया नवीस, इसका काम क्या था, इनका काम था जो सूचना, गुप्तचर और जो संधि आदि के जो अध्यक्ष वगैरह का ये कार्य इसके पास रहता था। जो संधि विग्रह हो गई, गुप्तचर विभाग हो गया और सूचना, ये सब काम किसके थे, ये सब बकिया नवीस के कार्य थे। चितनीस क्या था, एक होता था इसके अंदर चितनीस। इनका क्या काम था, तो चितनीस थे, इनका काम था जो राज्य के पत्र व्यवहार होता था, वो कार्य ये चितनीस द्वारा देखा जाता है, राजकीय पत्र व्यवहार। उसके साथ एक उपाधि फिर थी दबीर या मुयंत। क्या थे, दबीर या इनको मुयंत भी बोला जाता था। तो वो क्या थे, उनका काम क्या था, तो ये विदेशी मामलों का जो कार्यभार इनके पास था। विदेशी कार्य, जो विदेशों से कार्य थे, मामले होते थे काम के या किसी भी सिलसिले के, वह दबीर या मुयंत करते थे। फिर थे सेनापति, जिसको सरे नौबत भी कह देते थे। क्या कहते थे, सरे नौबत, एक उपाधि रहती है इनमें। तो सेनापति भी इसको कहा जाता है या सरे नौबत भी इसको बोला जाता था। इसका काम क्या था, सर ए नौबत, या फिर इसको क्या बोला गया था, अभी आपको बताया मैंने, इनको सेनापति। तो इनका काम होता था जो सेना की भर्ती आदि का कार्य करना। जो सेना है, सेना से संबंधित कार्य जैसे कि भर्ती है, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन कार्य कौन करता था, ये सेनापति के कार्य रहते थे। फिर इसमें एक रहता था पंडित राव। प्रधानों में कौन था, एक पंडित राव थे। पंडित राव जो थे, उनका कार्य क्या था, ये विद्वान एवं धार्मिक कार्यों के जो कार्य करते थे, उस तरह का दायित्व ये पंडित राव के द्वारा संभाला जाता था। इसके बाद रहता था न्यायाधीश। उसका कार्य आपको पता है, न्यायाधीश क्या होता है, ये मुख्य न्यायाधीश होता था। इस तरह से ये सब इनके 8 प्रधान होते थे। किस टाइम में, शिवाजी के 8 प्रधान। शिवाजी मंत्रिमंडल में आय व व्यय का लेखा जोखा रखने वाला राजस्व मंत्री अमात्य कहलाता है। तो उसका दूसरा नाम इसमें से आपको बताना, सरिये नौबत, पेशवा, चिटनीस, अमात्य। तो राजस्व मंत्री अमात्य कहलाता, तो अभी देखिए यहीं पर आ गया है, तो अमात्य इसका सही उत्तर रहेगा। तो अमात्य के का कार्य था, जो शिवाजी के मंत्रिमंडल में आय व्यय का जोखा देखता था। सरिये नौबत आपको अभी बताया है, सरिये नौबत या इनको सेनापति भी कहा जाता था। इनका काम क्या था, जो सेना के से संबंधित भर्ती और उससे संबंधित अन्य कार्य को देखता था। पेशवा भी आपको अभी बताया था, पेशवा भी इनकी एक उपाधि है। आपको पेशवा मतलब प्रधानमंत्री से थे यहाँ पर। क्या पेशवा का मतलब क्या है, मराठा काल में पेशवा प्रधानमंत्री को ही कहा जाता था। चिटनीस, अब चिटनीस भी आपको बताया था अभी। चिटनीस यह कौन थे, तो यह क्या था इनका काम, चिटनीस जो होते थे यह क्या करते थे, यह जो राजकीय पत्र व्यवहार होता था, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य इनका रहता था। शिवाजी सरदेश मुख वसूल करते थे। तो देखिए, जो शिवाजी के टाइम में 2 कर थे, एक क्या था, चौथ का नाम थे, चौथ के नाम से जो था, और दूसरा सरदेश मुखी
कर लगाया जाता था। तो सरदेश मुख कर कितना लिया जाता था? तो यह आपका शिवाजी के काल में कितना था सरदेश मुख? तो यह है आपका 1/10। तो यह इनका शिवाजी सरदेश मुख में वसूल किया जाता था 1/10। यह टैक्स यहाँ पर लगाया जाता था। कब? मराठा शासन काल के अंतर्गत। मुगलकालीन दस्तूर का क्या अर्थ था? तो क्या था ये? विवाह की कोई रस्म थी, किसानों से लिया गया कोई कर था, या उसका कर का जो दावा है, या फिर युद्ध के समय किया गया अतिरिक्त धन, या मुगल सिंहासन पर बैठने का कोई नियम? तो देखिए, मुगल कालीन में जो दस्तूर है इसका अर्थ होता था युद्ध के समय किसानों से किया गया कर का एक दावा। क्या था? किसानों से किया गया कर का दावा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। तो आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं, आपको ये कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको बताया जो शिवाजी थे, इनकी जो सैन्य व्यवस्था थी उसके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ। इनकी जो सैन्य व्यवस्था थी वो 2 भागों में थी। एक थी बरगोर और एक सिहलदार। 2 कौन सी थी? बरगोर और सिलेहदार। यह 2 तरह की इनकी क्या थी? इनकी सेना थी, सेना। इसको कौन नियुक्त करता था? तो ये छत्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती थी। किसके द्वारा? छत्रपति के द्वारा। साथ ही जो सिलेहदार था ये एक तरह के स्वतंत्र सैनिक होते थे। कैसे होते थे ये? यह स्वतंत्र सैनिक होते थे ये। इस तरह से इनकी की सेना थी। और जो शिवाजी के टाइम में जो सेना थी वो कैसी थी? इनके जो शिवाजी के गावली सैनिक इनके अंगरक्षक होते थे। और गावली कौन होते थे? एक तरह के जो गावली होते थे पहाड़ी और लड़ाकू जाति यहाँ पर रहती थी। जो सरे नौबत थी ये संपूर्ण घुड़सवारी सेना का प्रधान होता था। आपको बताया था ना, सरे नौबत का मतलब होता है सेनापति से। लेकिन जो ये क्या होता था, जो घुड़सवार होती थी, घुड़सवारी जो सेना रहती थी उसका ये प्रधान रहता था, जिसको सर ए नौबत के नाम से जाना जाता था। शिवाजी के टाइम में ऐसा नहीं है, उसके टाइम में मुस्लिम्स नेता भी उसके अंतर्गत काम करते थे। तो यह जानकारी है एग्जाम से रिलेटेड, यहाँ से प्रश्न जरूर आ सकते हैं, तो आप इनको